हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। आप में से काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आरटीआई एक्ट पर वीडियो बना दीजिए। मुझे मालूम है एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि और भी वीडियोस पर काम चल रहा था। बट फाइनली देर आए दुरुस्त आए, हम आपके लिए लेकर आए हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। एक मेरी आपसे शिकायत है कि आप लोग वीडियोज़ देख लेते हो बट लाइक नहीं करते हो, और आप बताते नहीं हो कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। तो यार प्लीज़ मतलब बता दिया करो, लाइक वगैरह कर दिया करो। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्ट को, आरटीआई एक्ट 2005। अब देखो बेसिकली आरटीआई एक्ट है क्या? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अगर हम हिंदी में बात करें तो सूचना का अधिकार, मतलब जो इंडियन सिटीजन्स हैं, जो आप लोग हो, जो हम हैं, आप लोग हो, आप लोगों को अधिकार है सूचना का कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है वो आप उनसे प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आप आरटीआई फाइल करनी होती है, आप एप्लीकेशन लगाते हो। हाँ, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि सेक्शन 8 सेक्शन 9 में इस एक्ट के एग्जम्प्ट करी गई है कि वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएंगी। बट अगर वो एग्जम्पशन के अंदर फॉल नहीं हो रही है, आपने ऐसी इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक अथॉरिटी से मांगी है तो वो उनको देनी होगी, और वो देंगे तो आप जो भी आपने जिस भी संबंध में इंफॉर्मेशन मांगी वो आपको मिल जाएगी। तो अब आप इसके पहले कि आरटीआई फाइल करो, मैं आपको इस एक्ट से संबंधित आरटीआई एक्ट 2005 से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका जो इस एक्ट का प्रियम्बल है वो किस बारे में बात करता है। जैसे कि आपको ड्रिल तो मालूम ही है मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं। एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर आपका 22 है 2005। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एमसीक्यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर एक्ट नंबर, आपकी डेट क्या है, तो 15 जून 2005 को ये एक्ट बना। लागू कब से हुआ ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, तो 12 अक्टूबर 2005। ये दोनों ही डेट बड़ी काफी इंपॉर्टेंट है। इस डेट को ये जो है आपका फोर्स में ये एक्ट आया है 12 अक्टूबर 2005 और 15 जून 2005। चलिए सबसे पहले प्रियम्बल की बात कर लेते हैं। इस एक्ट को बनाया क्यों गया, या इस एक्ट का क्या पर्पस है, क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्ट है, चलिए देखते हैं। एक्ट बात करता है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट द प्रैक्टिकल रिजाइम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन्स। तो सबसे पहले हमें समझ में आएगा कि सिटीजन्स के लिए यहां पर अधिकार की बात की जा रही है कि सूचना का अधिकार है। टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, मतलब जो इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है वही इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, उसी इंफॉर्मेशन का आपको अधिकार है कि आप ले सकते हो, आपको एक्सेस मिल सकता है। किस चीज के लिए ऐसा किया जा रहा है? इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये दो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करता है ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, मतलब पारदर्शिता बनी रहे, और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी की बात करता है कि सामने वाला रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपने मांगी तो कौन उस इंफॉर्मेशन को देगा, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि आपको भी मालूम हो कि क्या चल रहा है, राइट? तो इन दी वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सीआईसी और एसआईसी, और साथ ही साथ में यहां पर गठन हो रहा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का, जो कि इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे। एक और आपको यहीं पर बता देता हूं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी ही सिंपल सी बात है कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सेक्शन है वही स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सेक्शन से काफी सिमिलर है। बस कुछ चीजों का चेंज होता है, जैसे कि अगर सेंट्रल की बात करें जहां पर प्राइम मिनिस्टर है, तो आपका स्टेट में चीफ मिनिस्टर होगा। तो मैं बता दूंगा बड़ा ही सिंपल, अगर आपने सेंट्रल का पढ़ लिया तो स्टेट का आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो चलिए ये तो आपका प्रियम्बल हो गया। आगे बढ़ते हैं और चैप्टर पर सेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल चैप्टर जो है आपके, यहां पर टोटल चैप्टर आपके 6 है, और साथ ही साथ आपके जो सेक्शंस हैं वो हैं 31। एंड स्केड्यूल की बात करें तो 2 स्केड्यूल हैं आपके सेक्ट के अंदर। चलिए, तो ये बेसिक चीज हो गई, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। 12 अक्टूबर 2005 को आपका एक्ट फोर्स में आया, 15 जून 2005 एक और डेट है जो हमने देखी थी। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट आपका चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी पर। प्रिलिमिनरी क्या बात करता है? बात करता है इस एक्ट को कहा जाएगा आरटीआई 2005। एक्सटेंड कहां होगा? कई क्वेश्चन, अगर आप एमपीएडीपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कई क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको देखना एक या दो क्वेश्चन दिख जाएंगे कि एक्ट किस पर एप्लीकेबल है। मतलब 2016 में तो काफी इस तरीके के क्वेश्चन देखे गए थे। तो ध्यान रखिएगा, एक्ट जो है ये होल ऑफ इंडिया पर अप्लाई होता है, इंपॉर्टेंट। सबसेक्शन 3 बात करता है कि जो प्रोविजन है 4 के 1 का, ठीक है, 5 का, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सेक्शन 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28, ये फोर्स में आ गए एक बार में। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि 12 अक्टूबर 2005 को ये फोर्स में आ गए।
और इन्होंने बोला बाकी जो रिमेनिंग प्रोविजन है इस एक्ट के, बचे कुछ प्रोविजन है, ये फोर्स में आए हैं 120 दिन के बाद, मतलब इस तारीख से 120 दिन के बाद आए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इंपॉर्टेंट 12 अक्टूबर 2005 ही रखना है, इतना इनडेप्थ नहीं आएगा, और आ भी गया तो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज पर। अब देखिए डेफिनेशन क्लॉज क्या बात करता है। सबसे पहला एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन्होंने यहां पर बताया, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमने इतनी जगह पढ़ा हुआ है कि आपको अब रट गया होगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहां पर इन्होंने बोला मींस इन रिलेशन टू अ पब्लिक अथॉरिटी, अगर हम बात करें तो जो जिसको एस्टेब्लिश किया गया है, कॉन्स्टिट्यूटेड, ओन्ड, कंट्रोल, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय फंड्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कर रही है तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट फंड कहीं प्रोवाइड कर रही है तो वो उस पब्लिक अथॉरिटी के संबंध में ये गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, एक और बार समझा देता हूं अगर समझ में नहीं आया है। अगर पब्लिक अथॉरिटी है कोई और ये स्टेट की है तो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, इस तरीके से आप इसको इजीली समझ सकते हो। ये आपका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। देन आगे बढ़ते हैं, बी, 2B बात करता है CIC की, मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कि 12 के 1 में है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर इंपॉर्टेंट है। वैसे ही CPIO बात करता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो ये जो है ना ये आपको दिखेगा सबसेक्शन 1 में 5 के, तो वहीं पर इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये है कि ये इंक्लूड करता है सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हाँ, अब इसको ये ध्यान रखिएगा कि इसको हम यहाँ से अभी CAPIO पढ़ेंगे और सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन को हम पढ़ेंगे शॉर्ट में CPIO, वरना बार बार उतना लेंदी क्यों बोल रहा है ना। तो CAPIO जो है ना इसके अंडर आता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, भी हम बताएंगे इसका क्या रोल है आपको। तो CPIO और CAPIO वैसा ही सेम आता है स्टेट के केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2C क्या हमें याद करना है? नहीं, बिल्कुल याद करने की जरूरत, ये याद करने की जरूरत नहीं है कि यहां पर ये ऑफिसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देन आता है 2D, बात करता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कि अपॉइंट किया गया है 12 के 3 में, तो ये वहां पर इंपॉर्टेंट है, वहां समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आता है ई, ये आपका पहला जो कि यहां पर इंपॉर्टेंट है, और ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी एक क्वेश्चन ये छत्तीसगढ़ के ADPO में पूछा भी गया है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हम अच्छे से पढ़ेंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब क्या होता है, देखिए अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर कौन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हाई कोर्ट में भी CJ है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा। वैसे ही अगर हम बात करें हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा में स्पीकर, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली की हम बात करें, ठीक है, या फिर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वो स्पीकर हो जाएगा। और काउंसिल ऑफ स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं राज्यसभा, राज्यसभा में कौन होगा, तो वहां पे जो चेयरमैन होता है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। तो यहां पर कुल मिलाकर इस तरीके से जो भी हाईएस्ट पोजीशन पे है उस ऑफिस में कह लो या आप कुछ भी इस तरीके से, तो वहां पर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है कि हाउस ऑफ पीपल के केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट के केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, तो वो है स्पीकर। वैसे ही अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा कहते हैं, तो उनके संबंध में काउंसिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में चेयरमैन जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो सुप्रीम कोर्ट के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के केस में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एंड फोर्थ वाला अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को इन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया है इन केस ऑफ अदर अथॉरिटीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एस्टेब्लिश या गठन हुआ है उनका, तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। देन अगर फिफ्थ की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि 239 आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वहां पर यूनियन टेरिटरीज के केस में एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हो जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आई होप क्लियर है, बड़ा ही सिंपल सा है, कुछ समझाने जैसा यहाँ पर है नहीं, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला ध्यान रखना है कि 2E में डिफाइन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज कहां कहां पर है। आगे बढ़ते हैं, 2F इंफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। अब देखो सबसे पहला तो भाई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ही नाम है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन भी याद करना है और साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन कहां पर दी हुई है ये भी याद करना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन कहां पर डिफाइन है, तो ये एफ में डिफाइन है। अब इसको याद कैसे सर कर सकते हैं, सर ऐसी कोई ट्रिक दे दो जिससे हमें याद हो जाए। अच्छा एक बात बताओ,
इस एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि आप एप्लीकेशन लगा रहे हो इंफॉर्मेशन के लिए, और आरटीआई वाले भी जो मतलब जो आप आरटीआई लगाओगे, जो पब्लिक अथॉरिटी है जो भी, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। तो इतना कुछ इंफॉर्मेशन के बीच में हो रहा है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होती है, जब भी आप किसी दोस्त को 4 लोगों 10 लोगों के सामने कोई इंपॉर्टेंट बात चुगली कर रहे होते हो या इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो, तो कैसे बताते हो? फुसफुस करके बताते हो, कान में फुसफुस करके बताते हो, नहीं बताते हो? तो बस फुसफुस जो है वो स्टैंड करता है एफ पर, ठीक है। एफ इज इक्वल टू फुसफुस, और आप इंफॉर्मेशन फुसफुस करके दे रहे हो यहां पर। ये एक छोटी सी ट्रिक हो सकती है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को, अदरवाइज कोई बात नहीं है, आप अपनी ट्रिक बना लेना। तो एफ जो है यहां पर, इसकी ट्रिक मैं आपको दे देता हूं, फुसफुस करके जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उसके ये एफ पर स्टैंड कर रही है, और इंफॉर्मेशन यहां पर दी हुई है। अब इंफॉर्मेशन जो है ना, इस एक्ट में आप ये भी बताते हो कि आपको इंफॉर्मेशन कैसे चाहिए। आपने एप्लीकेशन लगाया, ठीक है, आपने बोला हमको ऐसे एप्लीकेशन दे दो, तो वो एप्लीकेशन जो है इन्होंने यहां पर इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो बोलता है एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म, ठीक है, इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर, ऑर्डर, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, पेपर, सैंपल, मॉडल, डेटा मटेरियल जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी विच कैन बी एक्सेस बाय अ पब्लिक अथॉरिटी। देखो, कई लोगों को यहां पर ना एक डाउट आता है कि सर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते हो, बिल्कुल आप इसको लिख लो कि आप प्राइवेट के अगेंस्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, बट जो प्राइवेट बॉडी से संबंधित इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी के पास है, तो आप पब्लिक अथॉरिटी से मांग सकते हो कि भाई इनकी इंफॉर्मेशन दो। फॉर एग्जांपल, सर कोई एग्जांपल दे तो मजा जाएगा। बिल्कुल, जैसे सपोज करो कोई प्राइवेट कंपनी है, तो क्या आप उसके अगेंस्ट आरटीआई फाइल कर सकते हो? नहीं। बट प्राइवेट कंपनी जो है, ये सारी कंपनी जो है ना, एक एमसीए करके आपने नाम सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहां पर इनको रजिस्टर होना पड़ता है एक तरीके से, ठीक है। तो इनके पास जो भी संबंधित इनकी इंफॉर्मेशन है कि कौन डायरेक्टर है, क्या है, इस तरीके से, वो इंफॉर्मेशन भले ही आप यहां पर पब्लिक अथॉरिटी जो है आपकी एमसीए, इनसे मांग सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर बात कर रहा है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी विच कैन बी एक्सेस बाय अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो मतलब कुल मिलाकर उन्होंने यहां पर समझाया इंफॉर्मेशन मतलब क्या, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो रिकॉर्ड के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, ईमेल के फॉर्म में, कोई ओपिनियन दी हो, कोई एडवाइस दी हो, कोई प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, समझाने ऐसा कुछ नहीं है यहां पर। आगे बढ़ते हैं, जी प्रिस्क्राइब्ड है नॉट इंपॉर्टेंट। एच पर आ जाओ, पब्लिक अथॉरिटी क्या है? पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। अब पब्लिक अथॉरिटी यहां पर बताई इन्होंने, ऐसी अथॉरिटी, बॉडी या इंस्टीट्यूशन जो कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने बनाई है, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट ने कोई लॉ लाके बनाई है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कोई स्टेट ने कोई लॉ पास करके कुछ बना दिया, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे एसबीआई, आरबीआई, ये सब एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब जो है पब्लिक अथॉरिटी हो जाती है। वैसे यहां पर डी बात कर रहा है बाय नोटिफिकेशन इशू करके कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बनाया है, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी कहलाएगी। साथ ही साथ बात करता है यहां पर क्या क्या इंक्लूड है, तो बोलता है इंक्लूड है एनी बॉडी ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, ठीक है, किसके द्वारा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा। मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कौन कौन आ गया आपका? सेंट्रल भी आ गया, स्टेट भी आ गया। ये अगर मिलकर भी या अलग से भी कुछ फंड प्रोवाइड कर रहे हैं किसी चीज को, तो उसको भी पब्लिक अथॉरिटी यहां पर माना जा रहा है। या फिर ये ओन करते हैं, 51% की इनके पास पार्टनरशिप कह लो या शेयर होल्डिंग है, तो भी ये पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आएगा। तो इंक्लूड क्या करता है? बॉडी ओन्ड, कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फाइनेंस। साथ ही साथ में एनजीओ भी जो है, अगर वो भी सब्सटेंशियली फाइनेंस है, पूरा फाइनेंस करने की बात ही नहीं कर रहा, सब्सटेंशियली भी एक अमाउंट अच्छा खासा जो फाइनेंस करा जा रहा है, तो भी वो एनजीओ भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा। देखो इस चीजों के अंदर क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? जिससे इनसे इंफॉर्मेशन मांगी जा सके, एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये आपका पब्लिक अथॉरिटी है। आगे बढ़ते हैं, आई बात करता है रिकॉर्ड के बारे में। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसको स्किप कर देते हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जे के ऊपर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मतलब आपका एक्ट का नाम ही कहीं पर डिफाइन है। देखो एक बात को आप बड़े ही अच्छे से समझ लेना, आप कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो और उस एक्ट के बारे में ही कुछ अगर डेफिनेशन क्लॉज में एक्सप्लेन किया गया है, तो वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यहां पर भी एमपी एडीपीओ 2010 में और छत्तीसगढ़ एडीपीओ 2008-2006 में इस पर क्वेश्चन बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जे जो है ना, वो मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो 2 के जे में डिफाइन है।
सर कोई ट्रिक हो तो बता दो। बिल्कुल है, क्यों नहीं, आपके लिए बिल्कुल ट्रिक लेके आएंगे। अच्छा देखो बात किस बारे में हो रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो क्या जागरूकता बढ़ेगी, आपके अंदर अवेयरनेस आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर आपके अंदर अवेयरनेस आएगी तो आप मुझे ये बताओ अवेयरनेस को हिंदी में क्या कहते हैं, जागरूकता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जागरूकता स्टैंड्स फॉर जे, ठीक है। तो जागरूकता ये जो है आपकी ट्रिक है कि भाई जो जागरूकता का जे है उसके जे पर आपका आता है राइट टू इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको जब इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, किसी भी चीज से रिलेटेड आप मांग रहे हो, ठीक है। तो ये दो ट्रिक हैं, एक मैंने ऊपर आपको बताई एफ पे फुसफुस इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे करके नहीं कान में बोलते हैं अपन, तो वैसा वो फुसफुस वाला जो है वो इंफॉर्मेशन वहां पर दी हुई है, और जे में जागरूकता। इससे आपको दोनों इजीली याद कर सकते हो, एग्जाम में आए तो बन जाएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन जो कि एक्सेसिबल है इस एक्ट में, जो कि हेल्ड बाय या किसके कंट्रोल में है, पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में, मैंने पहले ही आपको बताया। एंड इंक्लूड्स द राइट टू, अब इंक्लूड करता है राइट टू इंस्पेक्शन ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो, एक्सट्रैक्ट वगैरह ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड की, सर्टिफाइड सैंपल ले सकते हो मटेरियल का, ऑब्टेन कर सकते हो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में, या इवन प्रिंट आउट के जरिए भी। हाँ पैसा देना पड़ेगा, फ्री में नहीं है कुछ भी, ठीक है, एक फीस अगर कुछ होगी तो वो आपसे चार्ज की जाएगी। वेयर सच इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर और इन एनी अदर डिवाइस, तो प्रिंट आउट वगैरह भी दिया जा सकता है। ये बता रहे हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। चलिए तो ये हो गया आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन की, ये इंक्लूड करते हैं ये राइट, तो ये जो इंक्लूड करते हैं ना ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िएगा क्या क्या इंक्लूड है, कहीं गलती से क्वेश्चन में उन्होंने अलग से दे दिया एक्सट्रैक्ट वर्ड, सर्टिफाइड कॉपी और नोट्स और ये बोले ये क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब चीजों को अच्छे से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, तो 15 के 1 में पढ़ेंगे, वहीं पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर नहीं है। चलिए वैसे ही स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये सब हम ऑलरेडी जैसा सेंट्रल का पढ़ लिया ना, वैसे ही स्टेट का है, बड़ा ही सिंपल है, कुछ यहाँ पर समझ जैसी चीज नहीं है। तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अंदर भी इंक्लूड है, जैसा वहां पर सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन, जहां मैंने क्या बताया था आपको CPIO में क्या आता है CAPIO, वैसे ही आपका आता है SPIO में SAPIO, राइट। उसके बाद आ जाओ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि थर्ड पार्टी कहां पर डिफाइन है, इससे संबंधित एक सेक्शन 11 भी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो थर्ड पार्टी मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, कई लोगों को डाउट आ जाता है थर्ड पार्टी क्या, क्योंकि थोड़ी सी इसकी जो लैंग्वेज है ना थोड़ी ट्विस्टेड है। थर्ड पार्टी में एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, मान के चलो ये कहानी जो है, कहानी सुनाता हूं छोटी सी, ये कहानी है कपल की, ठीक है। तो जो कपल रहता है कि जो पत्नी है, ठीक है, वो क्या करती है, वो यहाँ पर पति से बोलती है कि मुझे गहने दिलाओ या मुझे कुछ भी शॉपिंग कराओ, ठीक है। बट पति हर बार मना कर देता है, बोलता है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। जब भी उसको बोलो कि ये ला दो, पैसे नहीं है, वो ला दो, पैसे नहीं है, ये कर दो, पैसा नहीं है, वो कर दो, पैसा नहीं है। अब क्या करे, तो पत्नी ने क्या किया, अब जो पति था वो गवर्नमेंट विभाग में काम करता था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता था पति। तो पत्नी ने एक RTI फाइल की ये जानने के लिए कि मेरा पति कमाता कितना है, मैं भी तो देखूं, जब भी इससे बोलो बोलता पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, तो मैं भी तो जानूं कमाता क्या है, ठीक है। जब भी पूछो इससे कितना कमाते हो तो बताता भी नहीं है। तो जब इसने RTI लगाई, अब कॉन्सेप्ट को समझो थर्ड पार्टी, तो देखो जो यहां पर ये है क्या, वाइफ है, तो जो ये वाइफ है ना, ये कौन है, ये इंडियन सिटीजन जो कि RTI लगा रहा है, तो हमने देखा कि हाँ सिटीजन लगा सकता है, किसको लगाता है, पब्लिक अथॉरिटी, तो जो ये ऑफिस है ये पब्लिक अथॉरिटी हो गया, ठीक है। अब जो ये पति है जिसके संबंध में एप्लीकेशन लगाई जा रही है, जो ये हस्बैंड है, ये यहां पर क्या है, ये थर्ड पार्टी है। अभी आपको क्लियर होगा, तो जो हस्बैंड है ना ये क्या है, ये थर्ड पार्टी है। और आप जब सेक्शन 11 पढ़ोगे तो वहां पर क्या होगा, जब पत्नी यहां पर RTI लगाएगी पब्लिक अथॉरिटी में, तो जो भी हाईएस्ट वहां पर पद पे होगा वो हस्बैंड से बोलेगा कि ऐसी ऐसी RTI आई है कि मैं आपकी जो भी सैलरी है बता दूं, महीना कितना कमाते हो। तो हस्बैंड क्या बोलेगा कि नहीं साहब ऐसा मत बताना, वरना शॉपिंग करानी पड़ जाएगी, और इतने सालों से नहीं करा रहा हूं उसका अलग, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है ना, सेक्शन 11 में जब हम पढ़ेंगे तो क्या होता है, जो पब्लिक अथॉरिटी जो भी होगी वो एक मौका देती है, मतलब वो पूछती है कि क्या हम इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दें।
तो यहां पर अगर हस्बैंड चाहे तो मना कर सकता है कि साहब नहीं करो। हाँ, अल्टीमेट जो है वो तो पब्लिक अथॉरिटी का डिसीजन होगा, जो भी अल्टीमेट डिसीजन है बॉस का होगा कि बतानी है नहीं बतानी। मतलब वो वाली बात है कि सुनो सबकी बट करो अपने मन की। तो वैसा वाला हाल है कि हस्बैंड से पूछ लेंगे और उसने जो बोला है कि नहीं बताना उसको हम कंसीडर भी करेंगे, बट करेंगे वही जो इनका मन करेगा। तो ये आपका एन है थर्ड पार्टी। रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। थर्ड पार्टी मीन्स अ पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट। मतलब रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? वाइफ। तो यहां पर इन्होंने क्लियरली लिख दिया थर्ड पार्टी ये व्यक्ति तो नहीं है। कौन व्यक्ति नहीं है? अ पर्सन अदर देन सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट। तो अदर देन सिटीजन कौन है? ये वाइफ हो गई। ये वाइफ के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्लियर कट। फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक अथॉरिटी। और थर्ड पार्टी में पब्लिक अथॉरिटी भी आती है। तो आई होप अभी आपको बढ़िया तरीके से यहां पर क्लियर होगा। नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर। पहले थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं, काफी आई होप आपको यहां पर क्लियर है। इसको मैं मिटा देता हूं। अगर आपको समझ में ना आया हो या फिर कुछ लिखना हो, नोट्स बनाने हो, एग्जाम्पल लिखना हो, तो आप पॉज करके कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की ओर। चैप्टर 2 बात करता है राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए बात कर रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी से ही हमें समझ में आ गया कि यार इनके ऊपर ना कुछ तो ऐसा ऑब्लिगेशन है पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर। बिल्कुल सही है। चैप्टर 2 है, आप चैप्टर के नाम से ही समझ सकते हो कि पहला तो सेक्शन 3 ही बात कर रहा है राइट टू इंफॉर्मेशन का, कि जो भी सिटीजन है, सारे सिटीजन को क्या है? अधिकार है, राइट है टू इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एक आप लिख लो मेरी तरफ से, क्या ये तो पूछा भी गया है एमपीडीपीओ 2016, 2010, 2008 लगातार पूछा जा रहा है सेक्शन 3 पर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आएगा? राइट टू इंफॉर्मेशन कहां पर दिया है, मतलब कहां पर दिया इन द सेंस कि कौन से सेक्शन में बात की गई है। तो सेक्शन 3 बात करता है कि सारे सिटीजन के पास राइट होगा इंफॉर्मेशन का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके देन आता है सेक्शन 4 जो कि बात कर रहा है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। अब पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर ऑब्लिगेशन क्या है? अब देखो इसको सुनो और समझो ध्यान से। अब इस एक्ट में इन्होंने क्या करा? इन्होंने करा कि जो पब्लिक अथॉरिटी है ना वो सारे रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करे, ठीक है। और इन्होंने एक प्रोविजन इसमें डाला कि भैया आपकी, जैसे कि सपोज करो हम बात करें एमपीईबी है या कोई भी ऐसे आप एक कोई वो ले लो, उन्होंने बोला कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी इंफॉर्मेशन खुद ही दे दे, सुओ मोटो खुद ही दे दे। कि मतलब आपका बर्डन कम कर रहे हैं एक तरीके से, कि जो आम नागरिक है, जो हमारा इंडियन सिटीजन है, उसको आरटीआई लगाने की जरूरत ही ना पड़े। आप पहले ही जितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो अपनी वेबसाइट पर, कहीं पर भी, वहां पर आप ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन दे दो। जैसे कि क्या क्या हो सकता है कि भाई कौन कौन ऑफिसर है, कौन कौन एम्प्लॉय है, किस पद पर कौन है, ठीक है, क्या फंक्शन है, क्या उसकी ड्यूटी है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, राइट। ये सारे क्या बोर्ड है, काउंसिल, कमिटी, डायरेक्टरी वगैरह दे दो। आपने देखा होगा वेबसाइट पे आप खोल के देख लो कोई भी सरकारी, वहां पर नंबर तक दिए होते हैं, जो सरकारी नंबर जो उनको अलॉट किए जाते हैं, डायरेक्टरी वगैरह दी होती है, उनके बारे में दिए होता है, आप कितना कमा रहे हैं ये भी जान सकते हो, ठीक है, कुछ बनाया तो उसका क्या बजट है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। किस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत, इस सेक्शन के तहत। सेक्शन 4 बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। चलिए शुरू करते हैं, इसको रीड करते हैं। बात करता है एवरी पब्लिक अथॉरिटी शाल, लिखा है भैया ध्यान रखिएगा, मैंडेटरी है, डिस्क्रिशन नहीं है कि देना है दे दिया, नहीं देना नहीं है, आज मन नहीं है आज अपलोड नहीं करते, ऐसा नहीं है। बात करता है कि इनको मेंटेन करना है सारे रिकॉर्ड्स ड्यूली कैटलॉग्ड एंड इंडेक्स इन अ मैनर, मतलब बकायदा सिस्टमैटिक एंड फॉर्म विच फैसिलिटेट द राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट। और एंश्योर करना है कि सारे रिकॉर्ड जो हैं वो एप्रोप्रिएट हो, कंप्यूटराइज हो, रीजनेबल टाइम में अवेलेबल करा दिया जाए, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में आप बात की है थ्रू अ नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री ऑन डिफरेंट सिस्टम, जिससे कुल मिलाकर आपको बढ़िया तरीके से एक्सेस मिल सके, आप उसको देख सको। तो इन्होंने बोला ऑल ओवर कंट्री वो अवेलेबल होना चाहिए, ऐसे जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह सब मेंटेन करना है। साथ ही साथ में इन्होंने बात की कि पब्लिश करना है 120 दिन के अंदर। तो इंपॉर्टेंट ये 120 दिन है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। 120 डेज के अंदर अंदर क्या करना है? जब ये एक्ट आया, जब ये एक्ट लागू हुआ, उससे 120 दिन के अंदर अंदर इसके एनेक्टमेंट से इन सब चीजों को पब्लिश करना है, ठीक है।
क्या क्या पब्लिश करना है देख लेते हैं। पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, पावर, ड्यूटी, प्रोसीजर क्या फॉलो हो रहा है, नॉर्म्स क्या सेट किए गए हैं, रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल, रिकॉर्ड, सब कुछ ये आप बढ़िया इत्मीनान से बैठ के पढ़िएगा। मैं कुछ कुछ चीजें मेंशन कर देता हूँ, जैसे डायरेक्टरी ऑफ इट्स ऑफिसर एम्प्लॉयज, मंथली रेम्यूनरेशन कितनी रिसीव हो रही है, बजट कुछ अलॉट हुआ है किसी एजेंसी के लिए तो कितना बजट हुआ है। देखो एक्ट का पर्पस याद करो, क्या बोला था ऊपर, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी हो रही है नहीं हो रही यहां पर जब सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी, राइट। तो ये दोनों ही इन पर्पस को फुलफिल कर रहा है आपका सेक्शन। चलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, आराम से रीड कर लेना इसको। हम आगे बढ़ते हैं। देन आगे बढ़े, सी बात करता है पब्लिश ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स व्हाइल फॉर्मुलेटिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसी, अनाउंस कर रहे हो डिसीजन वगैरह जो पब्लिक को अफेक्ट कर रहा है, ऐसी कोई पॉलिसी बनाई, ऐसा कोई डिसीजन लिया तो वो भी आप पब्लिश कर दो, ठीक है। देन डी बात कर रहा है प्रोवाइड रीजन फॉर इट एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल डिसीजन जो व्यक्ति को अफेक्ट कर रहा है तो उससे संबंधित भी आप बता दो। एंड सबसेक्शन 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है कांस्टेंट एंडेवर। सर एंडेवर मतलब क्या होता है, एफर्ट, कांस्टेंट एफर्ट लगाना है पब्लिक अथॉरिटी को, स्टेप्स लेना है कि जिससे जो एक के बी में ऊपर बात की गई है ना वो सारी इंफॉर्मेशन सुओ मोटू टू द पब्लिक एट रेगुलर इंटरवल, खुद ब खुद आप जो है पब्लिक को रेगुलर इंटरवल्स में देते रहो। कैसे, थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट पे डाल दो, जिससे पब्लिक को जो है ना मिनिमम रिसोर्ट टू द यूज ऑफ दिस एक्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, पब्लिक को इस एक्ट का इस्तेमाल ना करना पड़े इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मतलब कम इस्तेमाल करना पड़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा हो तो ही इस्तेमाल करना पड़े, छोटी छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल ना करें। इसलिए अपनी वेबसाइट पे भैया कौन एम्प्लॉयड है, क्या डिसीजन लिए जिससे पब्लिक अगर इफेक्ट हो रही है उस चीज से, कितना सैलरी मिल रहा है, क्या आपकी पॉलिसी है, ये सारी चीजें, क्या नेम, क्या डेजिग्नेशन है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, ये वो वगैरह वगैरह सारी इंफॉर्मेशन डाल दो। आप खोलते होगे कोई भी आप गवर्नमेंट, अब तो बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ले लो, ठीक है, डीएवीवी ले लो, तो आप देखोगे वहां पर चांसलर, वाइस चांसलर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल सबके नाम वहां पर मेंशन होंगे। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ दिस एक्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम काफी इसमें हमने वैसे ही ऑलरेडी लगा दिया है। सबसेक्शन 3 बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 एवरी इंफॉर्मेशन शैल बी डिसेमिनेटेड वाइडली इन सच फॉर्म एंड मैनर, जो कि इजीली एक्सेसिबल हो, पब्लिक को इजीली एक्सेसिबल हो, उस तरीके से स्प्रेड किया जाएगा। डिसेमिनेट मतलब स्प्रेड करना इंफॉर्मेशन को। देन सबसेक्शन 4 बात करता है all material shall be disseminated taking into consideration that cost effectiveness, local language, most effective method क्या है, जिस तरीके से लोकल एरिया में बता दी जाए, है ना, कम से कम कॉस्ट लगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे वेबसाइट पर डाल देंगे तो क्या है, कुछ उसमें लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है, इनको रीड कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हम उसको डिटेल में नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की ओर। सेक्शन 5 बात करता है डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के डेजिग्नेशन के बारे में बात की जा रही है कि जो भी हर पब्लिक अथॉरिटी जो है 100 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 100 डेज ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के इनेक्टमेंट से 100 दिन के अंदर अंदर क्या करेगी, डेजिग्नेट करेगी एज मैनी ऑफिसर एज दी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो जो भी पब्लिक अथॉरिटी है वो क्या कर रही है, वो नाम दे रही है ऑलरेडी जो वहां पर काम कर रहे हैं कि भैया तू आज से सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्टेट में है तो तू आज से स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। किन में, इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या जो उनके ऑफिसेज हैं उनके अंदर वो क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो भी आरटीआई के थ्रू अगर कुछ लगाया जाता है तो, टू पर्सन रिक्वेस्टिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो ये जो जिनको सीपीआईओ एसपीआईओ बना दिया गया है ऑफिस के अंदर, ये उनको इंफॉर्मेशन देने का काम करेंगे, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 2 बात करता है एवरी पब्लिक अथॉरिटी शैल डेजिग्नेट एन ऑफिसर विद इन 100 डेज ऑफ द इनेक्टमेंट, ये ऊपर भी लिखा है हमने देख लिया, वापस क्यों दे दिया, एक्चुअली ये बात हो रही है सब डिविजनल लेवल की, सब डिविजनल लेवल पे या फिर हम बात करें सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये बना रहे हैं सेंट्रल असिस्टेंट। देखो ऊपर डिफरेंस है दोनों में, ऊपर बात हो रही है सीपीआईओ एसपीआईओ, यहां पर कुछ अंतर नहीं, बस एक ए लगा दिया गया है सीएपीआईओ, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये इनके अंडर आते हैं, ये अंडर इनके कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, ये हो गया एसएपीआईओ, ठीक है, कुछ नहीं होता एक्चुअल में, क्या होगा, इनको जो सब डिविजनल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन मिलेगी ना ये असिस्टेंट को, ठीक है, ये उन वहां से एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन अपील वगैरह जो भी की गई है इस एक्ट में, और तुरंत, अत्यंत, क्या लिखा हुआ है, फोर्थ विद का मतलब होता है एकदम तुरंत, ये
फॉरवर्ड करेंगे सीपीआईओ एसपीआईओ को। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आप ऐसा चार्ट बना सकते हो कि पहले सीपीआईओ आएगा, उसके बाद सीएपीआईओ आएगा, और उसके ऊपर और जाओगे तो आप सीआईसी वगैरह आप और कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो सीएपीआईओ है वो तुरंत जब कोई एप्लीकेशन आई, रिक्वेस्ट आई, ये उसको फॉरवर्ड कर देगा। किसको कर रहा है? यहां पर या तो कर रहा है सीपीआईओ को, या फिर कोई सीनियर ऑफिसर जो स्पेसिफाइड है 19 के 1 में उसको, या फिर सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और ऊपर पहुंच जाओ तो उसको कर रहा है। आई होप क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सीएपीआईओ किसको भेज रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Provided that where an application for information और appeal is given to a CAPIO। अब ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब भी ऐसी कोई एप्लीकेशन लगाते हो 30 दिन के अंदर अंदर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, यहां पर बोल रहे हैं कि अगर देखो सीपीआईओ को डायरेक्ट लगाया तो 30 दिन, बट अगर सेंट्रल असिस्टेंट को भेजा, अब आपने क्या हुआ, एक चेन बन गई। अब चेन बन गई, आप ये देखो ऊपर जो हमने बनाया डायग्राम, ये जो चेन बन गई, आप डायरेक्ट इसको भेजते तो कितने दिन, 30 दिन, बट अगर आपने पहले इसको भेजा तो इसको भेजने में भी तो टाइम लगेगा, ये पोस्ट करेगा, किसी और तरीके से भेजेगा। तो यहां पर इन्होंने कहा चलो ठीक है, मान लेते हैं इसको भेजने में समय लगेगा ना, चलो 5 दिन दिए, 5 दिन दिए, तो यहां पर क्या हुआ, 5 दिन ऐड हो जाएंगे 30 दिन के में, प्लस तो 35 डेज हो गए। तो अगर सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भेजा है तो 5 दिन उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। जब आप कंप्यूट कर रहे होगे ना, वो पीरियड की रिस्पॉन्स कितने दिन में दिया, 7 के 1 में भी हम देखेंगे, तो फिर आप उसमें 5 दिन ऐड कर दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। अगर असिस्टेंट के पास गई 5 दिन ऐड हो गए, बस बिल्कुल ध्यान रख लेना है। आप तो इस तरीके से कर लो, 5 रुपए की चाय पीते हो नहीं पीते हो, तो बस असिस्टेंट को अगर गई तो 5 रुपए की जो चाय पी रहे हो तभी 5 दिन लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 3, every central public information officer or state public information officer as the case may be shall deal with requests from persons seeking information or render reasonable assistance to the person seeking such information। अब जो सीपीआईओ एसपीआईओ हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट की जा रही है उनसे, ठीक है, जो व्यक्ति है कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है, इन्फॉर्मेशन सीक कर रहा है, ठीक है, तो उनको बोल रहे हैं कि रीजनेबल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड की जाएगी उस इन्फॉर्मेशन के रिलेशन में। देन सबसेक्शन 4 बात कर रहा है सीपीआईओ एसपीआईओ एज द केस मे बी मे सीक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर ऑफिसर की असिस्टेंस ये भी ले सकते हैं अगर इनको नेसेसरी लगता है अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने में। नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 5, एनी ऑफिसर हुज असिस्टेंस हैज बीन सॉट, कोई ऑफिसर की जरूरत, इनको हेल्प लगी सीपीआईओ एसपीआईओ को, तो ये असिस्टेंस मांग लेंगे, तो वो रेंडर करेगा असिस्टेंस सारी, तो उसका भी फर्ज बन गया यहाँ पर, इन्होंने उसका भी डाल दिया कि भाई आपको देनी पड़ेगी, आप कॉन्ट्रावेंशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए रीड कर लेना, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 बात करता है रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। देखो क्या बात कर रहा है, अब यहां पर क्या की जा रही है, सेक्शन 6 काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में हमने देखा कि हमको अधिकार है राइट टू इंफॉर्मेशन का, किसको, सिटीजन को। सेक्शन 6 बात कर रहा है कि यहां पर आप इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप मांग रहे हो, तो यहां पर उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति है जो डिजायर कर रहा है वो चाह रहा है कि उसको इंफॉर्मेशन मिले कोई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा राइटिंग में या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन से, इंग्लिश में, हिंदी में, या फिर कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज उस एरिया की, तेलुगु, कन्नड़, कोई भी हो, ठीक है, उस लैंग्वेज में वो एप्लीकेशन वगैरह भेजेगा, ठीक है। अगर कोई फीस है तो फीस वगैरह भी साथ में भेजेगा अगर मेंशन है तो। अब किसको बोल रहा है ये, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर एसपीआईओ, मतलब सीपीआईओ या एसपीआई को एप्लीकेशन भेज रहा है, ठीक है, जो भी पब्लिक अथॉरिटी कंसर्न है उसको भेजेगा। बी बात कर रहा है कि सीएपीआईओ और एसएपीआईओ को भेजेगा। हमने देखा था सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसको भेज रहे हैं, एपीआईओ, एसएपीआईओ और सीएपीआईओ, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बोल रहा हूँ, बड़ा लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो जिसको भी ये भेजेंगे, यहाँ पर बात हो रही है कि आप इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए इनको भेज रहे हो, और हमने पढ़ा हुआ है कि इनको भेजोगे तो ये इनको भेजेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोविजो क्या बात करता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच रिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग। अब ऊपर हमने देखा राइटिंग में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए हो, अब मान के चलो वो इन राइटिंग रिक्वेस्ट नहीं कर पाए, रिक्वेस्ट जो है इन राइटिंग नहीं की जा सकती किसी भी उससे, तो ये मदद कर देंगे, ये असिस्टेंस कर देंगे कि वो जो है ओरली जो रिक्वेस्ट की गई है वो राइटिंग में हो जाए। मान के चलो लिखना ही नहीं आता, या हाथ नहीं है, या लिखना नहीं आता, तो फिर वो उस ओरल रिक्वेस्ट को उसको रिड्यूस कर देंगे, राइटिंग में लिख लेंगे। सबसेक्शन 2 बात कर दे, एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन
shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal detail except that may be necessary। मतलब आप जो व्यक्ति है, जो एप्लीकेशन लगा रहा है, जो मांग रहा है कि भाई मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको रीजन नहीं देना होगा कि क्यों चाहिए, क्यों भाई तुमको इतना क्या मतलब वो हो रही है कि तुमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, क्यों बताएं तुमको। तो ये इस तरीके के सवाल आपसे नहीं हो सकते हैं। एप्लीकेंट जो रिक्वेस्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन, उसको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहा है, ठीक है, या कोई अदर पर्सनल डिटेल नहीं देनी है आपको एक्सेप्ट वो जिससे आपसे कांटेक्ट किया जा सके। कांटेक्ट क्यों करना है? अरे भैया आप मांग रहे हो तो आपके पते पे तो इंफॉर्मेशन भेजेंगे, आप मेल आईडी दोगे, कुछ नाम एड्रेस कुछ तो दोगे। तो इन्होंने बोला एक्सेप्ट दोज जो कि नेसेसरी है आपसे कांटेक्ट, आपसे संपर्क करने के लिए वो इंफॉर्मेशन दे दो, उसके अलावा आपकी पर्सनल डिटेल, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका एटीएम पिन हमको नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 3 बात करता है जो एप्लीकेशन लगाई आपने, वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू अ पब्लिक अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन मांगने के लिए आपने एप्लीकेशन लगाई। अगर मान के चलो आपने इंफॉर्मेशन लगाई, आपको कुछ बिजली विभाग में जानना था, ठीक है, एमपीबी में अगर आपको कुछ जानना था, बिजली विभाग में आपको कोई इंफॉर्मेशन वहां से चाहिए थी, बट आपने जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए ये है, एमसीए के अंदर आपने वो भेज दिया। अब वो अलग पब्लिक अथॉरिटी है, आपको किसी अलग पब्लिक अथॉरिटी की चाहिए थी, तो क्या किया जाए? तो अगर मान के चलो ये एमपीबी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपको यहाँ भेजना था, आपने भेज यहाँ पर दिया, और ये हो आप, ठीक है, आपने यहाँ भेज दिया। तो एमसीए क्या करेगा, जो किसी और पब्लिक अथॉरिटी के पास चली गई, वो एमपीबी को ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पर वही लिखा है कि अगर आपने एप्लीकेशन ऐसा लगाया जो कि हेल्ड बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी, वो इंफॉर्मेशन किसी और पब्लिक अथॉरिटी के पास है, ठीक है, तो जो पब्लिक अथॉरिटी है जिसको आपने एप्लीकेशन लगाया, वो ट्रांसफर कर देगी एप्लीकेशन, या फिर जितना पार्ट किसी और से इंफॉर्मेशन मांगी है आपने, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इनके पास है, कुछ इंफॉर्मेशन किसी और के पास है, तो उतना पार्ट उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म भी किया जाएगा कि भैया आपने जो है ना गलत लगा दी है, ये जो है यहां लगानी थी, आपने हमें लगा दी, बट चिंता मत करो, चिंता मत करो, हमने आपकी एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दी है, बस हम आपको यही बताना चाह रहे थे। कितने सज्जन व्यक्ति हैं। चलिए प्रोविजो में बात करते हैं। प्रोवाइडेड दैट जो ट्रांसफर है एप्लीकेशन का, वो एज सुन एज प्रैक्टिकेबल, मतलब तुरंत ही किया जाएगा, बट किसी भी केस में 5 दिन से ज्यादा समय नहीं लगाना इनको। जब इनके पास एप्लीकेशन पहुंचा तो ये एमपीबी को भेजेंगे, बट ऐसा नहीं कि अगले साल भेजेंगे, नहीं ऐसा नहीं, इनको कम से मतलब मैक्स टू मैक्स 5 दिन के अंदर अंदर आपको भेज देना। 5 दिन से ज्यादा अगर डिले नहीं होगा तो 2-5 दिन हमने पढ़ लिए, आपको ध्यान होगा। एक, जब सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आप भेजोगे तब वो ऊपर भेजता है, तो 5 दिन ऐड हो जाएंगे 30 दिन में, 30 दिन वाली चीज अभी हम पढ़ लेंगे। देन और दूसरा 5 दिन हमने यहां पढ़ लिया कि जब आपने गलत ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसफर जब एक विभाग से दूसरे विभाग में, सही वाले विभाग में जब ये भेजेंगे, जो भी पब्लिक अथॉरिटी उसको भेजेंगे, तो फिर वो जो है 5 दिन से ज्यादा डिले नहीं करना है। आई होप क्लियर है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं सेक्शन 7। देखो सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है, 2009 में क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 बात कर रहा है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट की, जो रिक्वेस्ट की जा रही है कितने समय में डिस्पोज कर देनी, जो 30 दिन वाली बात है ना, वो यहीं पर दी हुई है, और काफी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन यहां से भी पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए 2016 में ही आपसे वैसे इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, बताता हूं कैसे। सेक्शन 7 बात कर रहा है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देता हूं। ओके, तो बात कर रहा है 5 का 2 को ध्यान में रखते हुए, या फिर 6 का 3 जो हमने ऊपर देखा उसको ध्यान में रखते हुए, जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, जब इनके पास रिक्वेस्ट आई कि भैया अगला व्यक्ति, कोई फलाना व्यक्ति ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है, ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 6 में हमने देखा था रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन से संबंधित, तो इन्होंने बोला ऐसी कोई रिक्वेस्ट आई तो कितने समय में इसको करना है, कितने समय में देना है, तो इन्होंने बोला एज एक्सपीडियसली, मतलब एज सुन एज पॉसिबल, एंड इन एनी केस 30 दिन के अंदर अंदर जब रिक्वेस्ट रिसीव हुई। कितने दिन के अंदर? 30 दिन, तो बाहर लिख लो इसको बिल्कुल फटाफट, 30 डेज के अंदर इनको उसकी, आपको जो भी रिक्वेस्ट रिसीव हुई है आपको इंफॉर्मेशन देना है। अब इन्होंने बोला देखो, या तो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, ईदर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर आप रिजेक्ट कर दो रिक्वेस्ट को, कोई भी रीजन जो 8 या 9 में दिया है। सुनिएगा, वापस से दोहराता हूं, बात कर रहे हैं 30 दिन में, या तो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, ऑब्वियसली फीस वगैरह भी होगी, फीस लेके वापस कर दो,
मतलब वापस कर दो, मतलब इन्फॉर्मेशन दे दो, या फिर आप रिजेक्ट कर दो। मतलब अगर आपने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है जो कि एग्जम्प्ट है, सेक्शन 8 सेक्शन 9 में फॉल कर रही है, तो आप उस रिक्वेस्ट को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, ये दो बातें ऑब्वियस सी बात है, या तो एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा। प्रोविजो बात करता है कि जहां पर आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है वो किससे संबंध में है, वो लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन से रिलेटेड है, किसी व्यक्ति की जान पर बात आ गई है भैया, उससे संबंधित आपने इन्फॉर्मेशन मांगी, तो वो आपको 48 घंटे में प्रोवाइड की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 48 आवर्स यहाँ पर, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, 30 डेज भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो 48 घंटे में ऐसी इंफॉर्मेशन जो लाइफ और लिबर्टी से संबंधित है वो आपको पेश की जाएगी। देन सबसेक्शन 2, if the central public information officer or state public information officer as the case may be डिसीजन नहीं दे पाए, आपने इंफॉर्मेशन मांगी कोई भी, ठीक है, और ये फेल हो गए, डिसीजन नहीं दे पाए, ठीक है, कितने समय में, 30 दिन में लिखा हुआ है, विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, मतलब 30 दिन में ये नहीं दे पाए, तो सीपीआईओ और एसपीआईओ जो है इनको माना जाएगा कि इनने डीम्ड टू हैव रिफ्यूज द रिक्वेस्ट। मतलब अगर इन्होंने डिसीजन नहीं दिया 30 दिन के अंदर अंदर, तो माना जाएगा कि इनने रिफ्यूज कर दी, कि रिक्वेस्ट नहीं दी, ठीक है, रिक्वेस्ट इनने नहीं दी, ये ऐसा मान लिया जाएगा। डीम्ड वर्ड यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा, अगर इनने डिसीजन बनाने में ये फेल हो जाते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 3 बात करता है वेयर अ डिसीजन इज टेकन टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, जहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि हायर इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है, बट क्या हुआ है कि आपको 100 रुपए की फीस देनी थी, आपने 30 रुपए ही भेजे, आपने आरटीआई भेजा, साथ में 30 रुपए भेजे, ठीक है, 100 रुपए की फीस लगनी थी, तो क्या किया जाए, दे दी जाए, नहीं, ऐसे कैसे, तो आपसे 70 रुपए पहले मंगाए जाएंगे कि भैया 70 तो और दे दो, ठीक है। तो यहां पर जहां पर डिसीजन लिया गया, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ एनी फर्दर फी रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, तो सीपीआई और एसपीआईओ एक इंटीमेशन भेजेंगे आपको, रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया 70 रुपए और दे दे, ठीक है। वही सब यहाँ पर ए और बी में लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ फर्दर पी रिप्रेजेंटिंग की कॉस्ट, और ये सब भी बताएंगे कि 100 रुपए क्यों मांग रहे हैं, ठीक है। और जो ये समय होगा ना, जब ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होंगे कि इतनी फीस दे दो, तो वो सारा समय जो भी इन चीजों में लगेगा, 70 रुपए मंगाने में जो भी समय लगेगा, इस समय को एक्सक्लूड किया जाएगा उन 30 दिन में से, जहां पर काउंट किया जाता है कि 30 दिन में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। देखो इसको रीड करोगे समझ में आएगा। बोल रहा है पीरियड इंटरवेनिंग बिटवीन द डिस्पैच ऑफ सेड इंटीमेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग 30 दिन। वो जो 30 दिन की ऑब्लिगेशन है ना कि उनको देना ही देना है, वो उसमें से इन पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो गलती देखो यार आपकी है, 100 रुपए मांग भेजने थे, आपने 30 भेजा, हो सकता है 70 बीच में किसी ने निकाल लिए हो, चलो आपकी भी गलती नहीं है, बस खुश। तो वहां पर मान के चलो 70 रुपए किसी और ने निकाल लिए, बट देखो वो तो 100 ही मांगेंगे, ठीक है। तो ऐसा जो भी समय इसमें लगेगा वो एक्सक्लूड किया जाएगा। बी बात करता है इंफॉर्मेशन कंसर्निंग हिज और हर राइट विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू द डिसीजन एज टू द अमाउंट ऑफ फीस चार्ज इंक्लूडिंग द पार्टी। अब देखो ये साथ ही साथ में आपको और क्या भेज रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हम जो 100 रुपए मांग रहे हैं ज्यादा मांग रहे हैं, ठीक है, या जो भी हमने फर्दर फी मांगी आपसे ज्यादा मांगी, तो ये रहा पर्टिकुलर्स, अपीलाट अथॉरिटी, भैया अपील कर लो, और साथ में लिख के देंगे कितने समय में करना है, कैसे करोगे, कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, इसको आप रीड कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन सबसेक्शन 4 बात करता है वेयर एक्सेस टू द रिकॉर्ड और अ पार्ट देयरऑफ इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड एंड द पर्सन टू हुम एक्सेस टू बी प्रोवाइडेड वो सेंसरी डिसेबल्ड है। आपने जिसने इंफॉर्मेशन मांगी वो मान के चलो वो इंफॉर्मेशन वो नहीं पढ़ सकता, सपोज करो कि सुन नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, कुछ भी इस तरीके से डिसेबल है, ठीक है। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, किसी भी तरीके से उसको ये इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग असिस्टेंस कि उसको सुनाई जाए किसी भी तरीके से, नॉट इंपॉर्टेंट। सबसेक्शन 5 वेयर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज टू बी प्रोवाइडेड इन द प्रिंटेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में प्रोवाइड करनी है, तो जो एप्लीकेंट है वो फीस पे करेगा जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगी। अगर आप प्रिंट आउट चाह रहे हो तो जो कागज का जो पैसा लगेगा, जो प्रिंटिंग मशीन में जाकर वो प्रिंट निकलेगा, उसका पैसा आपसे मांगेंगे तो देना रहेगा। प्रोवाइडेड दैट फी प्रिस्क्राइब्ड अंडर 6 के 1 में या फिर 7 के सबसेक्शन 5 या 1 में जो फी की बात की जा रही है ना भैया, वो रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं इन्फॉर्मेशन मांगी तो आपने बोला चलो 1 लाख डालो अभी देते, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, रीजनेबल होनी चाहिए। एंड इन्होंने साथ ही साथ बात की बिलो पॉवर्टी लाइन वाले व्यक्ति से, बीपीएल वाले व्यक्ति से आप कोई फी नहीं चार्ज करोगे। देखो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है।
नो सच फी शैल बी चार्ज फ्रॉम द पर्सन हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि डिटरमाइन की जाएगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा। तो इंपॉर्टेंट तो उतना नहीं, बट स्टिल ये सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस कहीं से भी कुछ नया क्वेश्चन बन सकता है। सब सेक्शन 6 क्या बात करता है? बात करता है जो पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा है इन्फॉर्मेशन के लिए कि भैया हमको इन्फॉर्मेशन दे दो, ठीक है, जो व्यक्ति पर्सन जो भी व्यक्ति है जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ चार्ज। अरे सर अभी तो फीस की बात कर रहे हो, सुनो तो सही, बात कर रहा है फ्री ऑफ चार्ज कब दी जाएगी? जब वो पब्लिक अथॉरिटी फेल हो जाए, जो सबसेक्शन 1 में टाइम लिमिट दी है ना कि 30 दिन में देना है, अगर आपने 31वें दिन दी ना तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा फ्री ऑफ चार्ज। मतलब इन्फॉर्मेशन देंगे और 100 की पत्ती वापस से रख देंगे कि सॉरी सर गलती हो गई, 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया। और हमारा सबसेक्शन जो है ये 6 जो है बात करता है कि हमको फ्री ऑफ चार्ज आपको देना होगा, तो हम आपके 100 रुपये लौटा रहे हैं। अभी समझ में आया क्यों इतना झमेला हो रहा है 30 दिन का? फीस वगैरह फिर वापस कर दी जाएगी, फ्री ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 7 बात कर रहा है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन अंडर सबसेक्शन 1 सीपीआईओ और एसपीआईओ क्या करेगा? वो कंसीडरेशन में लेगा रिप्रेजेंटेशन मेड बाय थर्ड पार्टी। याद आ रहा है थर्ड पार्टी? अभी हमने पढ़ा जब वहां पे मैंने आपको वाइफ और हस्बैंड का एग्जांपल दिया था पैसे वाला। तो जब हस्बैंड का जब वाइफ है जो आरटीआई फाइल करती है, बोलती है कि मुझे बताओ कि कितना कमाता है, तो वहां पर अथॉरिटी क्या बोलती है? पति से पूछती है कि भैया बता दें आपके संबंध में एक आरटीआई आई है, कितना कमा रहे हो बता दें। तो पति क्या बोलता है? साहब मेहरबानी मत बताना। तो जो ये मेहरबानी मत बताना है ना, इसको वो कंसीडरेशन में लेगा पब्लिक अथॉरिटी, राइट? अब जब कंसीडरेशन में लेगा, बट मैंने आपको क्या बोला था, ये नहीं है कि हाँ उसने बोल दिया नहीं बताना तो ठीक है भैया नहीं बता रहे, हाँ सुनेंगे सबकी बट करेंगे अपने मन की। तो शाल टेक इनटू द कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन में ले लेंगे, समझते हैं, देखते हैं, देखेंगे, ठीक है, वैसी वाली बात है। देन आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 8 बात करता है जहां पर रिक्वेस्ट जो है रिजेक्ट हो गई। अभी तो हमने देखा कि हाँ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, बट हमने 2 चीज देखी थी, 30 दिन में या तो दे दो या रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट भी अगर 8 और 9 के अंदर आप आ रहे हो एग्जामिशन वगैरह में, तो यहां पर इन्होंने बोला अगर रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी सबसेक्शन 1 में तो क्या? तो जो सीपीआईओ एसपीआईओ है ना, वो बताएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई रिप्लाई ही नहीं किया, वो वाला काम नहीं है, ये कम्युनिकेट करते हैं बकायदा, ये बताते हैं जिस व्यक्ति ने रिक्वेस्ट किया, आपने कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, इनने रिजेक्ट कर दी कि नहीं दे रहा है, तो ये बकायदा रीजन लिखेंगे कि भैया इन फलाना रीजन के कारण हम आपको नहीं दे सकते। क्योंकि उसमें लिखा हो सकता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो सेक्शन 8 के अंदर आ रही है, आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी वो सेक्शन 9 के अंदर मांगी है, ठीक है। देन दूसरा, द पीरियड विद इन विच एन अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन मे बी प्रिफर्ड। मतलब देखो अब आप ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मांगो कि भाई आज मोदी जी ने खाने में क्या खाया, ठीक है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन तो आपको ऑब्वियस सी बात नहीं दी जाएगी, राइट? तो ऐसे जो भी है रीजंस वगैरह वो दे देंगे कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन, आपको जो भी आपने मांगी वो हम नहीं दे सकते, हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो द पीरियड विद इन विच एन अपील अगेंस्ट सच रिजेक्शन मे बी प्रिफर्ड, मतलब इवन आपको ये भी बताया जाएगा कि अगर आपको ये चीज पसंद नहीं आई, ठीक है, तो आप जो रिजेक्ट हमने की है उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो, कितने समय में करोगे, किसको करोगे, वगैरह वगैरह सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई होंगी, ठीक है। थर्ड बात करता है अपीलेट अथॉरिटी के बारे में। देन आ जाते हैं सबसेक्शन 9, एन इन्फॉर्मेशन शैल ऑर्डिनरी बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इन विच इट इज सॉट। जैसे आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है, आपने बोला कि मैंने लेटर लिख के दिया, आप तो मुझे लेटर के थ्रू ही दो। आप बोल सकते हो कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को, आप जो है ये मेल आईडी है, मेल आईडी पर भेज देना। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मांगी है ना, जिस भी तरीके से आपने सॉर्ट की है वैसे ही आपको भेजी जाएगी, अनटिल एंड अनलेस आपने कोई अलग ही डिमांड कर दी है कि आप तो भैया मुझे ऐसे इन्फॉर्मेशन भेजो कि एरोप्लेन से उड़ता हुआ, वो नहीं वो चलता है आजकल लिख जाता है, तो वैसे लिख के बताओ मुझे तो आपकी यार ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो वैसा नहीं हो सकता। तो ये जो है ऐसा कोई आपने अनएप्रोप्रिएट डिमांड की है या कुछ भी इस तरीके से कि वो सेफ नहीं है कि हम आपको इस तरीके से भेजें, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि ये सेफ नहीं है, तो उन पर्पज से, सेफ्टी पर्पज से या किसी और पर्पज से वो फिर कुछ अलग तरीके से हो सकता है आपको भेजें, जरूरी नहीं जिस हिसाब से आपने मांगा। बट इन्होंने क्लियरली शैल वर्ड यूज किया है कि इन्फॉर्मेशन जो है ना ऑर्डिनरी प्रोवाइड की जाएगी जिस हिसाब से आपने मांगी है। तो ये आपका सबसेक्शन 9 है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। और यार अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो अभी रात के 2:12 हो रहे हैं, तो यार इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट करके बताओ कि कैसा आपको वीडियो कैसा लगा, और सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।